नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु और स्वागत है आपका जेपीजीएस एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जो कि एसके झा सर के बुक से हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब इसी चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर रेलवे किसी चैप्टर से पूछता है तो दोस्तों वो यही चैप्टर है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क यानी कि कार्य के बारे में। कार्य होता क्या है? देखिए ये सबको अंडरस्टूड है, ये सबको पता होगा कि कार्य होता क्या है। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल करना, हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना, कोई भी काम होना, उसी को हम लोग कार्य बोलते हैं। आगे देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पे, ये अगर कोई वस्तु है, इस पे हम इधर से अगर बल लगाते हैं तो अगर ये वस्तु इसी दिशा में इधर अगर विस्थापित हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। देखिए कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, अदिश का गुणनफल कैसे निकालते हैं, सदिश का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए वर्क जो है, कार्य जो है, बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल है दोस्तों? अदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। अब देखिए ये W क्या है? ये W वर्क है। ये F क्या है? तो हम वस्तु पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी तो कुछ कार्य होगा। जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई कार्य होगा नहीं। तो जैसे हम बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? F। अब जितने न्यूटन का बल लगाएंगे उसके जगह पे क्या पुट कर देंगे? F पुट कर देंगे, वो बल। आगे देखिए S से क्या हो गया? विस्थापन। अब जैसे ही किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो वो इधर खिसकेगा या इधर कहीं ना कहीं विस्थापित हो जाएगा। तो उस विस्थापन को, जितना दूरी विस्थापित होगा उसको हम लोग S मानेंगे। और cos थीटा, ये देखिए अगर इस तरीके से बल लगाएंगे तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, तो उसको हम लोग किसके वैल्यू में रखेंगे? cos के वैल्यू में। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, W बराबर FS cos थीटा, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन और गुने क्या? cos थीटा। इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और इसी न्यूटन मीटर को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। देखिए न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर और है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर ऑप्शन में जूल ना हो तो आप क्या मारेंगे? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा जूल होता है। अगर जूल ऑप्शन में ना हो तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। अब देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए कार्य की विमा क्या होती है दोस्तों? कार्य की विमा होती है ml2t-2। याद रखिएगा सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालते हैं, तो वो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वाला चैप्टर आप देख सकते हो, उसमें हम लोग अच्छे से सीखे थे कि कैसे हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन यानी कि विमा निकालते हैं। अब देखिए कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझिए। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। अब समझिए जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे ये कोई दीवार है, इस पे हम इस तरीके से बल लगाएंगे तो जब तक इस दीवार में कोई विस्थापन नहीं होगा, ये इधर या इधर कहीं खिसकेगा नहीं, तब तक कोई कार्य होगा ही नहीं। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप फॉर्मूले से समझ लीजिए। फॉर्मूले में क्या था? देखिए ये देखिए फॉर्मूले में क्या था? फॉर्मूले में था W बराबर FS cos थीटा। अब देखिए हमने फोर्स तो लगाया लेकिन दीवार में कोई विस्थापन हुआ नहीं हुआ, तो ये S का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जैसा कि ये सब आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में किसी भी एक का वैल्यू अगर 0 होता है तो पूरे वर्ग का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति 10 kg का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अब इसमें भी सेम
सेम कंसेप्ट है। देख लीजिए, अगर विस्थापन शून्य होगा यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो 10 केजी का बोझा लेकर के खड़ा रहता है, यानी कि खड़ा रहता है तो वो जो वस्तु है वो एक ही जगह पे रहती है, उस वस्तु में कोई विस्थापन होता है, नहीं होता है। तो जब विस्थापन नहीं होगा तो एफ या एस में से किसी एक का मान अगर जीरो हो गया तो पूरे वर्ग का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे देखिए, अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब इसको समझिए, ये क्या है। अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर चलते रहता है तो भी किए गए कार्य का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब समझिए, जब कभी भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पुट करेंगे ना। फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था ना कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यही था ना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें फोर्स तो कुछ ना कुछ है, ठीक है, फोर्स हम लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, क्योंकि कुली जो है वो बोझे को लेकर मीलों दूर चल रहा है। लेकिन जब कॉस थीटा का मान हम 90 डिग्री रखेंगे तो आप याद कीजिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है ना। तो हम क्या बोले थे कि अगर इस तीनों में से किसी एक का मान जीरो हो गया, तो अगर किसी एक का मान जीरो हो जाएगा तो पूरे वर्ग का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये भी समझ गए। अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा और चढ़कर उतर गया, अगर कोई व्यक्ति है वो सीढ़ी पे चढ़ता है और चढ़कर वापस उतर जाता है तो भी किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ता है और चढ़ के वापस नीचे आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन, दूरी तो उसने तय किया, दूरी तो उसने तय किया, लेकिन उसका विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन जहां था वहीं पे आ गया, तो विस्थापन तो जीरो हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो हो गया यानी कि इसका वैल्यू जीरो और इसका वैल्यू जीरो, तो पूरे वर्ग का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब आगे देखिए, अगला है, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखिए कोई भी जब हम काम करते हैं तो वो धनात्मक होता है। अब धनात्मक कब होगा तो समझिए, अगर ये कोई वस्तु है ना, अगर इसमें हम इस दिशा से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अगर ये वस्तु इसी बल की दिशा में आगे खिसक जाता है, ठीक है, आगे विस्थापित हो जाता है, तो ये कार्य कैसा होगा, ये धनात्मक कार्य होगा। यानी कि हम जिस तरफ बल लगाए थे उसी तरफ वस्तु क्या हो गया, चला गया, यानी कि हम बल लगा के जो काम करना चाहते थे वो सही सही हो गया, तो ये धनात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक कब होगा, देखिए कोई वस्तु है ना, अगर इसमें हम इधर से बल लगाते हैं, इधर से बल लगाते हैं और किसी कारणवश वो इधर ना जा करके इधर ही आ जाता है, तो अगर इधर ही आ जाएगा तो क्या होगा, हम तो इसको इधर भेजना चाह रहे थे लेकिन ये वापस इधर आ गया, तो हमारे लिए ये क्या हुआ, नुकसान हुआ या फायदा, नुकसान हुआ ना। तो ये कार्य कैसा हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा ऋणात्मक कार्य। और शून्य कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पे हम बहुत ज़्यादा बल लगा, थोड़ा भी या ज़्यादा भी बल लगा रहे हैं, लेकिन बल लगाने के बावजूद वस्तु में कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है, वो वस्तु जहां है वहीं पे रहेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो वर्ग का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। अब आगे चलिए, देखिए नोट करके लिखा गया है एक, इसको पढ़ते हैं। नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा। अब समझिए, अभी रेलवे के द्वारा जो नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें देखिए जब कभी भी कंफर्म दिया हो कि बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री दिया हो तभी हम कार्य को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ऐसे कार्य को जीरो नहीं मानेंगे। अगर केवल कह दिया कि कोई कूली जो है वो किसी सामान को लेकर चलता है, तो वो सामान को कैसे भी लेकर के जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसको 90 डिग्री के एंगल पे ही लेकर के जाए। तो जब कभी भी क्वेश्चन कंफर्म कर दे, ये क्लियर कर दे कि बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तभी थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लेंगे और वर्ग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो हम वर्ग को जीरो नहीं लेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं पुट करेंगे। आगे देखिए, आगे एक न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, अगर किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ये हमको निकालना है। समझिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फोर्स का मान कितना गिवन है, फोर्स का मान गिवन है 10 न्यूटन, ये है ना, फोर्स का मान 10 न्यूटन गिवन है। आगे देखिए एंगल थीटा कितना है, तो 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। आगे देख लीजिए विस्थापन कितना हो रहा है, एस बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर, ये है ना। तो ये सब गिवन है, हमको फोर्स निकालना है, कार्ज निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 10 न्यूटन, एस का वैल्यू कितना है
5 मीटर विस्थापन हुआ और थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 इंटू क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा W बराबर 25√3। तो इस तरीके से अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दिया हो और साथ ही साथ थीटा दिया हो, जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो हम थीटा का वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मानेंगे। अगर गिवन हो जो तो वो थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे और पुट करके कार्ज का मान निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है अगर किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। देखिए इसमें हमको क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो बल का मान गिवन है, फोर्स कितना गिवन है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन गिवन है ना। आगे देख लीजिए, आगे है एस का मान यानी कि विस्थापन कितना 5 मीटर है ना। यहाँ पे देखिए थीटा का कोई वैल्यू नहीं दिया गया, तो थीटा का वैल्यू हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे। और इस तरीके से हम W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो 10 इंटू 5 कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इस तरीके से हमारा वर्क कितना निकल करके आ गया 50 जूल हमारा वर्क निकल करके आ गया। आगे देखिए अब ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में। देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। याद रखिएगा किसी भी प्रकार के ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। आगे देखिए सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है दोस्तों, अदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे समझिए कौन कौन सी ऊर्जा। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। इसमें से किसी भी तरीके की ऊर्जा की अगर बात हो, अगर उसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल होगा, और सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, अर्ग होगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे है यांत्रिक ऊर्जा। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, दूसरे को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जिसमें दोनों हो, जिसमें गतिज ऊर्जा भी और साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। अब समझिए गतिज ऊर्जा के बारे में क्या होता है। देखिए गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे इस धनुष से इस तीर को छोड़ा गया, तो ये तीर क्या है, गति कर रही है। तो गति कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, इसी की वजह से तो ये गति कर रही है। तो इसमें जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे। अब देखिए एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, अब जो वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ मास होगा ना, और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वेग, अगर गति कर रही है तो किसी ना किसी वेग से गति कर रही होगी। तो आगे देखिए क्या है, तो देख लीजिए अगर ऐसा हो कि कोई भी वस्तु एम द्रव्यमान की हो, उसमें एम द्रव्यमान हो, अगर वो भी वेग से गति कर रही हो, तो हम काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसको कैसे निकालेंगे, देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाफ mv²। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, p²/2m। p क्या है, संवेग है। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है, अगर देखो मास, द्रव्यमान और वेग की बात करें तो जब कभी भी ये दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर संवेग की बात करें, द्रव्यमान और संवेग की बात करें तो हम p²/2m लगाएंगे। चलिए इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। आगे देखिए अब मास एनर्जी क्या होता है। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित रहती है, उसे द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। सॉरी एक बार और देख लेते हैं, कुछ छूट गया क्या, 1 मिनट चेक करते हैं। अभी हम गतिज ऊर्जा पढ़े थे, उसके बाद 1 मिनट ये छूट गया, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे गतिज ऊर्जा, इसके नीचे आएंगे तो द्रव्यमान ऊर्जा। सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं छूटा है। देखिए अब द्रव्यमान ऊर्जा समझते हैं। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान ऊर्जा। अब जो जितना भारी होगा उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, द्रव्यमान ऊर्जा होगा। तो देखिए क्या बोलते हैं, E = mc²। इस
इक्वेशन को आप अच्छे से समझते होंगे, E बराबर एम सी स्क्वायर, जिसमें E क्या है तो पदार्थ में निहित ऊर्जा, यानी कि किसी भी पदार्थ में कितनी ऊर्जा है उसको बोलेंगे E। साथ ही साथ M क्या होगा तो M हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, और C क्या हो जाएगा प्रकाश का वेग, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसी फार्मूला, ये फार्मूला जो है ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। याद रखिएगा दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा है तो E बराबर एम सी स्क्वायर। इसे ही अपेक्षिता का सिद्धांत या सापेक्षिता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा E बराबर एम सी स्क्वायर को क्या बोलते हैं तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोलते हैं। साथ ही साथ इसी को अपेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर सापेक्षिकता का भी सिद्धांत इसी को बोलते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसी को बोलते हैं। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, यह इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। अब नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे आपको नाभिक के बारे में पता होगा, न्यूक्लियस के बारे में, तो नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। अब आगे देखिए, आगे है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होता है, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, सूर्य है। देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर हमारे धरती पे किसी भी चीज से मिलती है तो वो किसी से मिलती है, सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो सन से जो एनर्जी मिलती है उसी को क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। आगे देखिए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। परमाणु का जो नाभिक होता है, देखिए परमाणु, ये परमाणु होता है, इसके बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आप केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। दोस्तों तो ये हो गया कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। आगे देखिए ध्वनि ऊर्जा। यदि कोई वस्तु कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियां के शीशे भी चटक जाते हैं। किसी के बोलने से व्युत्पन्न ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं, जिससे हम ध्वनि सुन सकते हैं। दोस्तों जो ध्वनि होता है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। जब कभी भी बम विस्फोट होता है तो उसके साउंड से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। तो ये ध्वनि ऊर्जा हो गई, साउंड एनर्जी। आगे देखते हैं रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बारे में समझते हैं। देखिए विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे रासायनिक ऊर्जा भी बोलते हैं ना। आगे देखिए प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी। विभिन्न प्रकाश स्रोतों, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सब किसके वजह से होता है, प्रकाश ऊर्जा की वजह से होता है, यानी कि लाइट एनर्जी की वजह से होता है। आगे देखिए उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी। विभिन्न वस्तुओं के जलने सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे उष्मीय ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी बोलेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। आपको एक फॉर्मूला केवल ये याद होना चाहिए, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है ना। तो आप सिंपली देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, वेग को दुगना कर रहे हैं। वेग को दुगना कर रहे हैं यानी कि सब कुछ वैसा ही रहेगा, v के जगह पे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहले v स्क्वायर था, बाद वाले में 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए सब कुछ सेम है, केवल हमको क्या करना है, वेग को दोगुना करना है। तो जब वेग को दोगुना करना है तो देखिए यहाँ पे पहले वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन दूसरा वाला नया वाला क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, और v को 2 गुना कर देना है तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4, हाफ mv स्क्वायर तो बचेगा ही, तो ये 4 गुना हो गया इसका। इस तरीके से देखिए भी अगर बोले 3 गुना कर देते हैं तो भी कितना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना। अगर 4 गुना कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुना। आगे समझिए, आगे संवेग।
संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग क्या होता है? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो याद रखिएगा पी बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा पी बराबर क्या होता है? एम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए पी का एसआई मात्रक यानी कि संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं पी की यानी कि संवेग की विमा कितनी होती है? तो एम एल टी माइनस वन। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है दोस्तों। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। आगे देखिए संवेग और गति ऊर्जा में संबंध इस तरीके से। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें अगर हम ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी एम से, ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे एम से डिवाइड कर दे, तो इस तरीके से एक रिलेशन बन करके आता है जो क्या हो जाता है? देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर बटे 2m। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का केवल दो फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का केवल और केवल दो फॉर्मूला याद रखना है जिसके बेस पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? तो एक याद रखिए दोस्तों, हाफ एम बी स्क्वायर, ये ना, और एक होता है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर। क्या? पी स्क्वायर बटे 2m। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध है, तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन को समझना होगा। वो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बटे 2m। तो केवल और केवल आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ एक कौन था? तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आगे चलिए, आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको समझिए। न्यूमेरिकल में क्या है? अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? देखिए अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% संवेग को बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यही हमको बताना है। तो समझिए कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा। ये पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही बार में दिख रहा है ना, तो आप समझते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर बटे 2m। पी स्क्वायर बटे 2m ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगा? पहले अगर हम पी को 100 मान लेते हैं तो 100 का स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा ना। और अंतिम यानी कि 10% बढ़ाने के बाद, तो इनिशियल तो शुरू का तो ये हो गया, और अंतिम का क्या हो जाएगा? तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 का स्क्वायर बटे 2m। अब बदलाव कितना हुआ? प्रतिशत बदलाव। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला, उसमें से पहले देखिए जो अंतिम था उसमें से पहले घटा देंगे, वही ना चेंज होगा। तो वो कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी अंतिम वाला माइनस काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक वाला, और साथ ही साथ प्रारंभिक वाले से डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो समझिए यहाँ पे यही लिखाया गया है प्रतिशत बदलाव कितना होगा। देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी अंतिम वाला कितना था? 10% बढ़ाने के बाद तो 110 का स्क्वायर बटे 2m, और पहले वाला कितना था? 100 का स्क्वायर बटे 2m, और नीचे प्रारंभिक वाले से डिवाइड करना है तो 100 स्क्वायर का 2m, 100 स्क्वायर बटे 2m, और साथ ही साथ परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कितना निकल के आ गया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हमारा निकल के आ गया 21%। आगे चलिए, आगे एक और क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए, गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए, तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आप ऊपर वाले के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, अब आगे समझते हैं। देखिए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो, समझिए दोस्तों इसको अच्छे से, दो अलग अलग वस्तु का अगर द्रव्यमान स्थिर हो, देखिए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो क्या होगा? हल्के वाले का अधिक होगा गतिज ऊर्जा। समझिए अगर दो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान, देखिए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है जिसका द्रव्यमान एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन अगर दोनों का संवेग स्थिर हो तो हल्के वाले का वेग अधिक होगा। यानी कि आप खुद से समझिए, छोटे वालों को फेंकेंगे तो वो तेजी से जाएगा ना, किसी छोटे वस्तु को फेंकेंगे तो वो तेजी से जाएगा, और उससे उतना ही बल से अगर किसी बड़े वाले वस्तु को फेंकेंगे तो वो क्या? धीरे धीरे जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? पता लगा सकते हैं कि अगर संवेग स्थिर हो तो क्या करेंगे हम? हल्के वाले का गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। आगे चलिए, आगे समझते हैं। साथ ही साथ इसको समझ लीजिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, जब गतिज ऊर्जा समान हो तो क्या होगा? देख लीजिए, जब गतिज ऊर्जा समान हो तो क्या होगा? तो जब गतिज ऊर्जा समान हो तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो तो वही होगा जो होना चाहिए।
यानी कि ज़्यादा वाला का देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से, जब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा समान हो तो जो बड़ी वस्तु होगी उसका संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जो छोटा है उसका ज़्यादा होगा। अब आगे चलिए, आगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु की गति स्थिति के कारण, देखिए गति के कारण अगर किसी वस्तु में कोई एनर्जी आती है उसको क्या बोले थे हम लोग, गतिज ऊर्जा बोले थे ना। लेकिन अगर किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर वो स्थित हो तो क्या होगा, देख लीजिए आप। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का मास है, g क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण है जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। और साथ ही साथ h निकालेंगे तो h क्या है, तो h हो जाएगा दोस्तों उसकी हाइट, h क्या हो जाएगी, हाइट। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर याद रखिएगा दोस्तों क्या, तो हाफ mv स्क्वायर, यही ना, और एक और क्या, तो p स्क्वायर बटे 2m। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh, ठीक है। अब आगे समझिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए दोस्तों लिखा गया है कि अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु के, यानी कि हमें m कितना गिवन है, तो m हमें गिवन है 1 केजी, ठीक है। साथ ही साथ कितनी ऊंचाई तक उसको उठाया गया है, यानी कि h गिवन है हमारा 9.8 मीटर। तो इस तरीके से क्या होगा, g का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप देख लीजिए W बराबर क्या हो जाएगा mgh, m का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 और g का मान हम लोग कितना रखेंगे 9.8, और साथ ही साथ h का वैल्यू भी कितना गिवन है 9.8 मीटर। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, इतना जूल इसका वर्क आ जाएगा। आगे समझिए, आगे एक और क्वेश्चन गिवन है उसको समझते हैं। देखिए किसी 1 केजी की वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। देख लीजिए W बराबर फॉर्मूला क्या होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण, और साथ ही साथ हाइट mgh। अब देख लीजिए m की वैल्यू कितनी गिवन है, तो m की वैल्यू 1 केजी, इसका 9.8 मीटर निकाल लीजिएगा आप आराम से, सेम है। अब स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रिंग के बारे में देखिए, स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है तो क्या होगा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर, क्या हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। दोस्तों स्प्रिंग के बारे में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये देखिए अगर ये स्प्रिंग है तो इसको हम या तो दबाते हैं, ठीक है, या तो फैलाते हैं। दोनों ही केस में इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। दोनों ही स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोस्तों स्प्रिंग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर कोई स्प्रिंग है ना, तो अगर कोई स्प्रिंग है तो जब कभी भी हम इसको दबाते हैं या फिर इसको खींचते हैं, फैलाते हैं, दोनों ही स्थिति में क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इस तरीके से अभी जो हम फॉर्मूला पढ़े थे उसके बेस पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 kx स्क्वायर होता है फॉर्मूला। आगे देख लीजिए। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देखिए तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। दबा हुआ गद्दा, इसमें भी कैसी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, इसमें भी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। छत से लटका हुआ पंखा, इसमें स्थितिज ऊर्जा। आकार में बदलाव कारण स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देख लीजिए, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही केस में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही देख लीजिए बांध में भंडारित पानी, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी वाली घड़ी या खिलौने में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। और तना हुआ गुलेल, इसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा का उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा के उदाहरण में क्या हो जाएगा, जमीन पे दौड़ता लड़का,
इसमें कैसी ऊर्जा जो गति के कारण होगा उसमें गतिज ऊर्जा, चलती हुई बस या ट्रेन इसमें गतिज ऊर्जा होगी, रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण या यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण, जिसमें गतिज ऊर्जा भी होगी साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा भी होगी, उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। तो देखिए छत पर दौड़ता लड़का, छत पे दौड़ता लड़का, इसमें कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। हाइट पे जो कुछ भी होगी ना, जमीन से कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, तो उसका आप याद रखिएगा वो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। जैसे छत पे दौड़ता लड़का, चलता हुआ पंखा हाइट पे होता है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। अगर रुकी हुई पंखे की बात की जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चलता हुआ पंखा उसमें गतिज ऊर्जा नहीं दोस्तों, क्या तो यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखिए उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में भी कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा होगी। लुढ़कती हुई वस्तु, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। उड़ती हुई पतंग, इसमें भी यांत्रिक ऊर्जा। और चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, उसमें भी कैसी ऊर्जा होगी दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। जमीन से कुछ भी हाइट पे अगर कुछ गति में है, याद रखिएगा दोस्तों गति में होना चाहिए। अगर जमीन से ऊपर कुछ रुका हुआ है तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन जमीन से ऊपर गति में है तो वो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं, उसमें क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। और जमीन पे कुछ भी अगर गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आप सारे एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या होता है दोस्तों, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। देखिए ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मशीन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल जो होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फाइनली देखिए दोस्तों कि वो फाइनली प्रोवाइड क्या करता है, तो हमको बिजली प्रोवाइड करता है, इसलिए वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से ऐसा होता है। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर में होता क्या है, वो फाइनली हमें आवाज़ को ही तो सुनाता है। तो जब आवाज़ को सुनाएगा तो उस बदलेगा ध्वनि ऊर्जा में, उससे पहले उसमें विद्युत ऊर्जा ही तो आती है वायर के थ्रू। इस तरीके से लाउड स्पीकर में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे देख लीजिए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो कुछ भी हम माइक में बोलते हैं वो साउंड के फॉर्म में उसमें रिकॉर्ड होता है, तो वो ध्वनि ऊर्जा को और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके क्या करता है, वायर से अलग भेजता है। तो कैसा हो जाएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देख लीजिए आप टरबाइन या डायनेमो, ये क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर विद्युत जनरेटर, ये सब क्या करता है दोस्तों, जो घूमता है, जो घूम घूम करके काम करता है, ऐसे मूव करके उसको, उसमें हमेशा वो किस चीज़ को चेंज करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करेगा। आगे देखिए विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे टरबाइन या डायनेमो पूछा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा से उसको विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। देखिए विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये क्या करता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साथ ही साथ वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बारिश, बारिश क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ये जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि और क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। इसको समझिए ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जब कभी भी हम किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकेंगे या फिर ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना, तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि, जब गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगी वो स्थितिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि के बराबर होगी। दोनों का जब इक्वल वैल्यू निकालेंगे कि गतिज ऊर्जा में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोस्तों अब समझते हैं दक्षता के बारे में, यानी कि एफिशिएंसी के बारे में। देखिए किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। इसको समझिए दक्षता क्या होता है दोस्तों, आउटपुट वो उससे हमें कितना मिल रहा है और उसको कितना हम दिए थे, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। यानी कि आउटपुट में इनपुट से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालना है तो साथ ही साथ 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी। अब समझिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 हॉर्स पावर की शक्ति देता है।
इस मशीन की दक्षता क्या है। तो आप समझिए दोस्तों, दक्षता बराबर होता क्या है, आउटपुट में इनपुट से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में पूछा गया इसलिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए इसको आउटपुट, ये आउटपुट कितना देता है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर ना। साथ ही साथ इसको इनपुट कितना दिया गया था, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिया गया था ना। इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 740 वाट होता है, और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। इस तरीके से 740 में 1000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, 74.6%। तो इस मशीन की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 74.6% इसकी ये एफिशिएंसी हो जाएगी। आगे समझते हैं, अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है। एक व्यक्ति जो है वो 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है। तो किसके द्वारा किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। समझिए, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उतना ही कार्य को करता है। तो दोस्तों कार्य सेम होगा, दोनों के द्वारा कार्य सेम होगा। कार्य का मान समय पे निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा दोस्तों, कार्य का मान कभी भी समय पे निर्भर नहीं करता है। अतः दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, समान होगा। जब कोई व्यक्ति चढ़ान पे चढ़ता है, जब कोई व्यक्ति चढ़ान पे चढ़ता है या फिर उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। अब दोस्तों आवेग यानी कि इंपल्स के बारे में समझते हैं। देखिए बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। बल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग। अर्थात आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने समय। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन का होता है और साथ ही साथ सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। आवेग की विमा क्या होती है, तो MLT-1। आवेग की विमा क्या होती है दोस्तों, MLT-1। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि आवेग कैसी राशि है, तो आवेग एक अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे लिखा गया है, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है और लगने वाला बल घट जाता है, जिससे कैच आसानी से क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो आप समझिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों को कोई भी काम, देखिए अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये खिलाड़ी का हाथ है, इसमें बॉल आता है तो ये बॉल को लेकर के पीछे की ओर खींचता है, जिससे ये बॉल के गिरने का टाइम कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, जिसके वजह से लगने वाला बल, इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो घट जाता है और कैच आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब समझिए शक्ति के बारे में, यानी कि पावर के बारे में। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता क्या है, तो कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। याद रखिएगा दोस्तों, P बराबर क्या होता है, W/T। इस तरीके से शक्ति का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, वाट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल पर सेकेंड अगर ऑप्शन में हो तो ये मार सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू हो तो ये मार सकते हैं, वाट पूछे तो वाट मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति की यानी कि पावर की विमा क्या होती है, ML/T-3। ये शक्ति की विमा होती है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। अब देखिए शक्ति का औद्योगिक मात्रक यानी कि अश्व शक्ति होता है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होता है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों 1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1000 वाट होता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए टक्कर से क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, हम लोग आगे समझते हैं। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। देखिए रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत से समझा जा सकता है। देखिए क्या कहा गया है कि रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है, यानी कि न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है, किसी बल के बराबर किसी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो आगे देख लीजिए, उसी का दूसरा नियम है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए इसमें और क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार यदि किसी निकाय सिस्टम पे कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। आगे समझिए दोस्तों, न्यूमेरिकल को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, न्यूमेरिकल वाले क्लास में। आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है।
आगे दोस्तों ये सब न्यूमेरिकल गिवन है, तो ये न्यूमेरिकल W बराबर एफ एस कॉस थीटा करके है, तो उसी पे हम लोग निकालेंगे। तो इससे अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं अब इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से MCQ बन सकते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। एक हल्के एक तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो देखिए पिंड का जब संवेग समान हो तो क्या होगा? हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य दोस्तों शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा जो होता है 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है दोस्तों? होता है दोनों पिंड द्वारा दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से टकराने के पहले थे उसी स्थिति में वो जाना शुरू कर देते हैं। देखिए रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल, फिर से समझिए, बल और विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो कैसा होगा दोस्तों? कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। आगे समझते हैं, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी हो गई है तो इसके लिए नए संवेग का मान कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? प्रारंभिक का मान 2 गुना होगा, क्योंकि 2 गुना था तभी तो 4 गुना हो जाएगा। P बराबर क्या होता है? mv²। आगे देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता। जब बल की डैश में विस्थापन होती है तो बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल के दिशा में ही विस्थापन हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बल की दिशा में। आगे देखिए, अगला है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसको तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है एवं द्रव्यमान m हो तो p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? p²/2m होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है दोस्तों। जब गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग क्या होगा? भारी वाले का अधिक होगा। याद रखिएगा, जब संवेग समान हो तो हल्के वाले की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जब गतिज ऊर्जा अधिक हो तो संवेग भारी वाले का अधिक होगा। इसमें उल्टा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे आयतन होता है, नहीं होता है। द्रव्यमान गुणे घनत्व होता है, ये भी नहीं होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। P बराबर mv। इस तरीके से द्रव्यमान गुणे वेग आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? तो होगा दोस्तों, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। आदर्श मशीन की दक्षता 100%। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव कर सके। अगर वो टाइम को इंक्रीज कर देगा जिसके वजह से बल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक पिंड किसी आनत तल पे लुढ़कता है तो इसके पास रहती है। जब आनत तल पे कोई पिंड लुढ़केगा तो इसके पास क्या होगी? तो इसके पास होगी दोस्तों दोनों, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। याद कीजिए, जब हम लोग पढ़े थे कि जमीन से ऊपर अगर कुछ भी गति में होगा तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी, और अगर स्थिर स्थिति में होगा तो स्थितिज ऊर्जा, और जमीन पे अगर कुछ भी गति में होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों बढ़ती है। दोनों ही स्थिति में अगर स्प्रिंग को हम लोग दबाते हैं या फिर फैलाते हैं तो दोनों ही स्थिति में इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार बल
प्रकार के बल को कहा जाता है दोस्तों? इस प्रकार के बल को कहा जाता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है इस बल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो ये होता है दोस्तों न्यूनतम होता है। आगे देखिए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। मास इंटू वेलोसिटी, पी बराबर क्या होती है? पी बराबर एम वी होती है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है दोस्तों। उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर एम वी स्क्वायर। तो भी को जब 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से सारे थ्योरी और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोस्तों, अब ग्रुप डी में रेलवे के एग्जाम में न्यूमेरिकल एक अहम भूमिका निभाता है, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स में किसी चैप्टर से पूछा गया दोस्तों तो वो इसी चैप्टर से पूछा गया है। तो अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे, यानी कि जितने भी पिछले साल एमसीक्यू न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वर्क पावर एनर्जी से, तो उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग यहीं क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।